हेलो बच्चों, आप सबका एक बार फिर से एलिमेंट्री मैथ के इस चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि मैं एसएससी जीडी के लिए आप लोगों की एकदम प्रिपरेशन करवा के रहूँगा, तो मेरा ये वीडियो है उसी के लिए प्रैक्टिस सेट मैंने आज तो शुरुआत कर रहा हूँ। इसलिए मैथ का है, रीजनिंग का भी लूँगा, मैथ का भी लूँगा, पर आप इतनी प्रैक्टिस सेट करा दूंगा तो आपको कहीं की कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम आपका पूरे के पूरे अंक 40 अंक मैथ के और 40 अंक रीजनिंग के पक्के हैं, बशर्ते हमारे साथ एकदम जुड़िए और अपनी नौकरी पक्की कीजिए। मैं उसके बारे में एक वीडियो पूरा बता चुका हूँ, नोटिफिकेशन के बारे में उसको डिटेल कर चुका हूँ। हाँ, ये जरूर है कि मैंने बोला कि आपको थोड़ा कष्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उस वीडियो में बोला कि नो गेन विदाउट पेन। यदि आप थोड़ा सा कष्ट नहीं उठाते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, तो कोई गेन जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसलिए उसके साथ मेहनत कीजिए, लेकिन उस मेहनत को मैं आपको बहुत आसान बना दूंगा यदि आप मेरे साथ जुड़कर और प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो चलिए, मैं ये पहला सेट ले रहा हूँ जो कि होगा मैथ का। उसके बाद मैं जैसे कि बोला कि मैं जीडी का एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का भी डालूंगा। आज 10 क्वेश्चन है, मैं अगले दिन से इसमें 20-20 क्वेश्चन लूँगा। जैसा आपके मैथ में 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, तो जिस दिन मैं लूँगा तब 20 क्वेश्चन लूँगा, और रीजनिंग का भी लूँगा तो 20 क्वेश्चन लूँगा, ताकि आपको पूरी प्रैक्टिस हो जाए। आपको एक भी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर उधर कोई किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बशर्ते हमारे साथ प्रैक्टिस सेट में चलते रहिए। कुछ यदि फिर भी कोई आपको लगता है कुछ चीज़ नहीं, कमेंट में लिखिए, मैं उससे संबंधित वीडियो उसका कॉन्सेप्ट फिर से दोबारा दूंगा। तो चलिए, अभी तो ये सब क्वेश्चन जो हैं ये तो मैं सिखाऊंगा आपको करीब 10 से 15 सेकंड में करने के, लेकिन अभी मैं शुरुआत है तो इसका कॉन्सेप्ट के साथ लेकर चलूंगा, तभी कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, क्वेश्चन भी हल करूंगा। तो इसलिए थोड़ा समय लग सकता है, तो इसलिए वीडियो को आप स्किप कर करके मत देखिए, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट भी रहेगा, पूरा क्वेश्चन भी सोल्यूशन रहेगा। वीडियो को पूरी तरह अंत तक अच्छे देखिए। आपके ये क्वेश्चन जो बेसिकली अभी मैं नंबर सिस्टम का लिया हूँ, आपका पूरा तैयार हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 873 माइनस 599 का इकाई अंक बताना है। इसका इकाई अंक बताना है और इस संख्या का इकाई अंक बताना है। तो ये एक संख्या होगी कि 873 का 123 बार गुणा। अब सोचिए, वो तो संभव नहीं है कि 873 को 123 बार, 873 का 2 बार गुणा करना इतना आसान नहीं है। तो 123 बार गुणा करना तो संभव ही नहीं थी। ये बहुत बड़ी संख्या होगी जिसका आप सिर्फ तुलना कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी होगी, और उसमें भी 599 घटा देना है। तो जो संख्या आएगी उसमें 599 घटा देना है, वो इकाई अंक बताना है। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ये है, लेकिन इसके लिए सारी ट्रिक्स ये होती है। मैं एक बार फिर कॉन्सेप्ट में चलता हूँ, आपको बता देता हूँ इकाई अंक। यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 लगा है, इकाई अंक जैसे मान लीजिए कि 310, और फिर घात चाहे जो भी हो, 200, 2063, 67 कुछ भी हो, या 171 है, फिर घात कुछ भी लगी हो 195, इसका मतलब समझते हैं कि 171 के 195 बार गुणा, ये तो समझते हैं। फिर मान लीजिए कि 725 हो और घात 239 हो, मतलब 725 का 239 है गुणा, इम्पॉसिबल है। और फिर मान लीजिए कि 126 हो और घात 120 हो, मतलब 126 के 120 हो। तो इकाई अंक 6 है, इकाई अंक 5 है, इकाई अंक 1 है, इकाई अंक 0। तो ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट इससे संबंधित मैं वीडियो अपलोड भी कर चुका हूँ। यदि प्लेलिस्ट में हमारे देखेंगे तो नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स उसमें पड़ा हुआ है, उस पर इकाई अंक संबंधित। लेकिन मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि यदि इकाई अंक की संख्याओं, कोई भी संख्या हो उसमें चाहे घात जो भी लगी हो, उसको घात को पहले मत देखिए। जो संख्या का आधार है इसको आधार बोला जाता है और इसको घात बोला जाता है। तो आधार में 0, 1, 5, 6 है, तो इनके इकाई अंक कभी नहीं चेंज होते। मतलब इसका चाहे जितनी बार घात लगी है, मैंने 310 का 2067 बार गुणा करना है, यह 310 का 100 बार गुणा कीजिए, 150 बार गुणा कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इकाई अंक इसका हमेशा 0 आएगा। एक कॉन्सेप्ट ये। ऐसे ही इसका इकाई अंक अनचेंज अपरिवर्तित रहेगा, मतलब 171 का चाहे जितनी बार गुणा करें, ये संख्या जरूर बहुत बड़ी होगी, उसकी तो कल्पना मैंने बोला कि सिर्फ किया जा सकता है, कितनी बड़ी होगी उसका एक्चुअल में निकाला नहीं जा सकता है हाथ से। हाँ, कंप्यूटर से, जो सुपर कंप्यूटर हो तो किसी भी संख्या, कितनी बड़ी संख्या का कैलकुलेशन फटाफट कर देते हैं, तो उसको किया जा सकता है। लेकिन इंसान के लिए इतना बस का रोग नहीं है। पर हाँ, 171 का यदि 195 बार गुणा करेंगे तो इकाई अंक 1 ही आएगा। ऐसे 725 का कितनी बार गुणा करेंगे, इकाई अंक 5 ही आएगा। ऐसे 126 का कितनी भी बार गुणा करें, संख्या जरूर बहुत बड़ी होगी, लेकिन इकाई अंक अंत में 6 आएगा। तो हमने बताया कि किसी संख्या के आधार में ये इकाई अंक वाली संख्याएं हैं,
तो उसमें कितनी भी बड़ी घात लगी हो इसका इकाई अंक बदल नहीं सकता है। एक चीज ये अब बचता है, जरा ध्यान से देखिए, एक नियम तो ये हो गया, दूसरा नियम मैं बताया हूँ कॉन्सेप्ट के साथ कि फिर इसके बाद क्या क्या बच गया। आप जानते हैं कि अंक तो इतने ही होते हैं, जीरो अंक कितने होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने अंक होते हैं। तो आप इसका इसका और इसका तो जान गए। अब बचा 2 3 4 7 8 9। तो जो ये संख्याएं बच गई 2 4 8 3 7 9 इतनी बची। इन यदि किसी संख्या के आधार में ये इकाई अंक हैं और घात चाहे जो भी लगी हो, तो सबसे पहले जो घात लगी है उसको 4 से विभाजित करके शेषफल निकालिए। अब जरा देखिए, इसका इकाई अंक 3 है, ये यही है, वही क्वेश्चन पर आ गया मैं। तो इसके घात को 4 से विभाजित करने पर शेषफल निकालिए। ये मैं विभाजन रूल नंबर सिस्टम में बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट में वो पढ़िए, उसको पढ़ेंगे तो एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी मैं बता देता हूँ कि 123 को 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 1 आएगा। तो आप शेषफल 1 आएगा, तो मैं यही बोल रहा हूँ आपको कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 4 8 3 7 9 पड़ा है, जैसे यहाँ पर किसी संख्या के आधार में, ये संख्या का आधार में हम चेक करते हैं कि इकाई अंक क्या है, ये भी जैसे संख्या के आधार में चेक करते हैं, इसका इकाई अंक 3 है। तो फिर अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इसको 3 ले लीजिए और बाकी कुछ 8 7 कुछ मत लीजिए। ये अब उसके घात को देखिए और 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा उसको देखिए। तो इसको जब 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल भी 3 ही आएगा। तो इसको आप इस रूप में लिख लीजिए और फिर इसको देखिए कि ये कितना होगा, 3 3 9 3 27। तो ये 27 की इकाई अंक 7 होगा और इसका इकाई अंक 9 होगा। अब आप जो है, तो इसका इकाई अंक 9 है। आपका कॉन्सेप्ट समझ, इसका तो इकाई कुछ में कुछ दिक्कत नहीं है, तो आपको दिख नहीं रहा है कि इसका इकाई अंक 9 है, तो ये तो 9 होगा ही। पर इसका एक बहुत बड़ी संख्या होगी, बहुत बड़ी संख्या, लेकिन उसका इकाई अंक 17 और 7 होगा। ये इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आपका है इसका। तो इसका ये देखिए, मैंने बोला ना कि ये फिर से एक बार समझ लीजिए, 873 घाते 123 है, 873 घाते 123 है। तो पहले सबसे पहले आप आधार देखिए कि आधार में क्या लिखा है। आधार में इकाई अंक ये चीजें लिखी हैं, तो उसका इकाई अंक कुछ कभी नहीं बदलेगा, जैसे इनका कोई इकाई अंक नहीं बदलने वाला है, चाहे जो भी घात लगी हो। लेकिन यहाँ पर फिर मैंने बोला कि 2 4 8 3 7 9, अगर ये संख्या जो आधार में संख्या उसका इकाई अंक ये है, तो फिर आप उस इकाई अंक को ले लीजिए, जैसे मैंने 3 को ले लिया, और जो घात लगा उसको 4 से विभाजित करके शेषफल देखिए। तो यहाँ पर 123 को 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा या 0 आएगा। 4 से विभाजित करने पर शेषफल कितना ही होगा, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। कभी किसी संख्या को से विभाजित करते हैं तो शेषफल उससे बड़ा तो नहीं होता है। जैसे मान लो कि 145 को आप 11 से विभाजित करोगे तो शेषफल या तो 0 आएगा, तो 1 आएगा या 10 आएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं आने वाला। ये सब कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ। तो ऐसे ही इस संख्या को यदि आप 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल या तो 0 आएगा, तो 1 आएगा, तो 2 आएगा, तो 3 आएगा, लेकिन यहाँ पर शेषफल 3 आएगा। तो फिर ये 3 घाते 3 लिख दीजिए। ये 3 इसका इकाई अंक का, इसका शेषफल जो है ये हो गया। ये ट्रिक है। तो इसको गुणा करेंगे, 3 का 3 बार, 3 त्रिक 9 मत कर दीजिए, इसका मतलब होता है 3 गुणे 3 गुणे 3, ये 3 त्रिक 9 त्रिक 27। इसका इकाई अंक 7 आएगा, इसका इकाई अंक 9 है। तो ये 7 माइनस 9 करेंगे तो ये नहीं करना है, घटाना आप जानते हैं, 7 माइनस 9 नहीं करते हैं हम, 17 माइनस 9 करते हैं, तो ये 8 हो जाएगा। तो सीधे इसका इकाई अंक 7 आएगा, ये ध्यान देना है। इसका इकाई अंक 9 है, तो 7 में 9 घट नहीं सकता है, तो उसको 17 माइनस, हाँ यहाँ अगर 5 होता तो 7 में 5 डायरेक्ट हटा के 2 लिख देते हैं, 5 यहाँ थोड़ी देर के लिए होता है, 545 होता है। तो यहाँ पर 7 माइनस 5 यानी 2, लेकिन यहाँ पर 17 माइनस 9 तो 8, इसलिए आपका आंसर ये इकाई अंक, ये आपका आंसर होगा। ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार मुझे पूरा फिर से एक बार पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ज़्यादा पूरा डिटेल्स जाना है तो आप उस वीडियो में जा सकते हैं, जो मैंने बताया कि नंबर सिस्टम में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं। अगला है इस संख्या का इकाई अंक बताइए। तो फिर से मैंने बोला कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 4 8 या 3 7 9 है, तो उसके, तो यहाँ पर वही इकाई अंक है, 4 4 4 यानी 4 है। तो इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं अलग से,
और फिर ये 257 को 4 से विभाजित करेंगे तो शेष फल जो है 1 आएगा। तो यहाँ 4 गुणे 1 यानी 4 हो जाएगा, ये 4 है, और गुणे 8 से 9, तो ये इकाई अंक 4 है, इसका इकाई अंक 9 है। कुल मिलाकर इसको गुणा कर देंगे तो 36 आएगा, और इसका इकाई अंक आप मतलब ये जो संख्या आएगी तो उसका इकाई अंक 6 आएगा, और आगे बहुत बड़ी संख्या होगी। इस प्रकार इसका इकाई अंक क्या होगा, ये आपका आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपका दोनों क्वेश्चन इकाई अंक पर डिपेंड थे। एक में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया है, अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला लेते हैं, 2 क्वेश्चन ही हो गए। अब इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम में रहते हैं। किसी संख्या का 1/3 उस संख्या का औसत 70 है। मतलब एक संख्या है, उसका 1/3 एक तिहाई कर दीजिए, और उस संख्या का औसत, औसत जो होता है, जो भी औसत आता है दो संख्याओं का, वो यहाँ पर दिया है 70 है। उस संख्या का 60% कितना होगा? तो ठीक है, चलिए किसी संख्या मान लीजिए, तो संख्या x है, तो x का 1/3 यानी x/3, और उस संख्या का औसत, तो संख्या x है और उसका, तो संख्या x है, पहली बात आपने संख्या x मान लिया, और संख्या का 1/3 ये हो गया। औसत निकाला जाता है तो फिर दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाता है, जितनी संख्याओं का औसत निकाला जाता है। यहाँ 2 संख्याओं का औसत निकाला जा रहा है, एक उस संख्या, वो संख्या और उस संख्या का 1/3, तो ये x प्लस x/3 का औसत जब निकालेंगे तो 2 से विभाजित कर देंगे। जैसे आपको 10 और 12 का औसत निकालना हो तो 10 और 12 को जोड़कर 2 से विभाजित कर देंगे तो ये 11 आ जाएगा, 22/2, यानी 10 और 12 का औसत 11 होगा। ऐसे यहाँ पर बोल रहा है किसी संख्या का 1/3 और उस संख्या का औसत 70 है। संख्या पहले आप x मान लीजिए, ये संख्या है और उसका 1/3, उसी संख्या का 1/3, तो संख्या x का 1/3, इन दोनों का औसत, उस संख्या का और उसके 1/3 का औसत, यानी इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए तो ये 70 आता है। ये आपका ध्यान होना चाहिए। अभी कॉन्सेप्ट में फुल बता रहा नहीं, तो ये सब 10 सेकंड के क्वेश्चन है। जब मैं धीरे धीरे 2-4 प्रैक्टिस करवा लूँगा तो सब ये फटाफट आपका जो 20 क्वेश्चन लूँगा, मैं आपसे उम्मीद करूँगा 5 से 7 मिनट के अंदर वो 20 क्वेश्चन खत्म कीजिए। अभी तो मैं समय दे रहा हूँ। तो ये इसको अब आपको ये वाला आंसर को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है, सरलीकरण कॉन्सेप्ट इसमें लाना है। तो अब इसको सरल कीजिए तो ये क्या होगा, x प्लस x/3 है। सब कुछ लड़के बहुत फट से जानते होंगे, तो 3 का इधर गुणा हो जाएगा, 3x और प्लस x 4x हो जाएगा, 4x/3। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 4x/3, और ये बटे जो 3 है तो इस बटे में आ जाएगा 3 गुणे 2। ये मैं भिन्नों का कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। ये आपका ये जो बटा है, तो ये 4/3 है, 3 यहाँ पर आकर गुणा हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 70। अब ये हो गया 2 दूना 4, अभी मैं ऐसा विनाश, तो ये क्या हो गया, 2x/3 इक्वल टू 70। इसका मतलब ये है कि अब ये 3 के इधर गुणा हो जाएगा, ये 2 इधर गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा। ये आपको समझते होंगे कि ये कैसे किया जाता है। ये 2x/3 है, यहाँ x के साथ 3 का भाग है तो इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, साइड में साइड चेंज करेगा, इधर x के साथ इसका गुणा है, साइड चेंज करेगा तो इधर भाग हो जाएगा, तो इसलिए सिर्फ इधर x बचेगा, 3 को इधर भेज देंगे तो 70 गुणे 3 हो जाएगा, और 2 इधर गुणा है, इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा, ये 35 हो गया। तो 35 तिहाई 105। इस प्रकार मैं ये भिन्न को मैंने बताया, ये भिन्न को काट के आप छोटा कर लिया कीजिए हमेशा। तो ये 105 आ गया, 35 तिहाई 105। अब उस संख्या, तो संख्या x निकल आई 105। अब बोल रहा है कि उस संख्या का 60% कितना होगा। तो संख्या 105 आ गई, अब इसको 105 का 60%, तो 60% का मतलब 3/5 होता है। जल्दी करने के लिए ये सब चीज़ ध्यान रखना होगा। 10% का मतलब होता है 1/10, 20% का मतलब होता है 1/5, ऐसे 40%, 50%, 60%। तो 60% का मतलब होता है 3/5, 60/100 यानी 3/5, 60% मतलब तो उस संख्या का मतलब गुणा, तो 100 संख्या 105 है, उसका 60%, तो 60/100 आप लिख सकते हैं, लेकिन ये सब लिखने की आदत छोड़िए, सीधे 60% का मतलब समझिए कि 3/5 होता है। तो 105 गुणे 3/5 कैसे होगा, 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100, तो ये 3/5 सीधा आप उस संख्या का 60% कितना होगा, 105 आया, उसका 60% नहीं 3/5। अब 21 पंचे 105, और ये हो गया 21 तिहाई 63। तो इस प्रकार आपको ये इसमें आंसर होगा।
ये किसी संख्या का एक तिहाई उस संख्या का औसत 70 है तो उस संख्या का 60% कितना होगा। इस तरह आपके SSC GD की परीक्षाओं में पूछा जाता है हमेशा प्रश्न। मैं पिछले कई सालों से बात किया हूँ और जैसा प्रश्न पूछा जाता है एकदम मैं ऐसे लूँगा और उससे थोड़ा सा कठिन लूँगा ताकि आपका स्तर मतलब सरल से लेकर जैसा क्वेश्चन आता है वहाँ तक चलूँगा, उससे थोड़ा सा कठिन लिया करूँगी ताकि आपको एक स्तर पता रहे कि इस तरह का हम इसके नीचे का क्वेश्चन आएगा उससे ऊपर कठिन स्तर का नहीं जाएगा। तो इस प्रकार इसका आपका ये आंसर हो गया 63। अगला है किसी संख्या के वर्ग का एक तिहाई। अब बोल रहा है किसी संख्या के वर्ग का एक तिहाई का दो तिहाई उस संख्या के दो गुने के बराबर है। तो ठीक, उस संख्या का वर्गमूल बताइए, वर्गमूल बताना है संख्या का। तो ठीक है, मान लेते हैं किसी संख्या, तो संख्या मान लेते हैं x, उसके वर्ग का, संख्या के वर्ग का, तो संख्या का वर्ग ये हो गया, का मतलब गुणा, तो संख्या के वर्ग का एक तिहाई का दो तिहाई, फिर से एक बटे तीन करेंगे, फिर 2/3 गुणा कर देंगे का उस संख्या के दो गुने के बराबर है। मतलब ये जिस चीज आ रही है वो उस संख्या, जो संख्या आपने x मानी, क्योंकि संख्या आप पहले से x मान चुके हैं, संख्या को x मान लिया आपने, संख्या का वर्ग ये हो जाए, उसका एक तिहाई का दो तिहाई फिर से गुणा, मतलब का मतलब गुणा होता है, उस संख्या के दो गुने के बराबर है। मतलब संख्या यदि x है तो उसका दो गुना, ये दो का गुणा कर देंगे, ये जो चीज आ रही है उसके दो गुने के बराबर, संख्या के दो गुना, मतलब ये जो चीज हो गई है आपके पास ये इसके इक्वल है। ये आपका प्रश्न हो गया, ये आपका जो प्रश्न बोल रहा है ऐसा होगा। अब आप इसको बड़े आराम से सरल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 2x² बटे 9 इज इक्वल टू 2x। इसका मतलब ये है कि इसको इधर गुणा कर दीजिए और 2 को इधर भाग कर दीजिए, तो x² इज इक्वल टू ये 2 का इधर भाग कर दीजिए, 9 का इधर गुणा कर दीजिए, 9 दूना 18x बटे 2 यानी 9x। तो x² इज इक्वल टू 9x, इस x के इधर भाग कर देंगे तो ये x² बटे x इज इक्वल टू 9, इस x² के इधर भाग कर देंगे, ये हो जाएगा। तो एक x यहाँ x दो बार है, x गुणे x है, x² मतलब x गुणे x, तो एक x यहाँ से कट जाएगा, इस प्रकार सिर्फ बचेगा x इज इक्वल टू 9। तो ये बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 9, तो उस संख्या का वर्गमूल बताइए। तो संख्या आपको मिल गई कि 9 है, संख्या आपको मिल गई 9 है, अब उसका वर्गमूल बताइए। तो आप देखिए ये आंसर 9 का वर्गमूल आपको बताना है, संख्या 9 आ गई तो उसका वर्गमूल 9 यानी 3, ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार ये वो क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसी स्टैंडर्ड के हैं या उससे अच्छे हैं, उससे कमजोर नहीं है। ये अगर आप सब क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपकी परीक्षा की तैयारी है। अभी मैं स्पीड बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ ये मानकर के आपका कॉन्सेप्ट पूरे 2-4 प्रैक्टिस सेट, आपका कॉन्सेप्ट एक प्रैक्टिस सेट करेंगे, आपकी स्पीड अगला प्रैक्टिस सेट करेंगे, अपने आप सुधार दिखेगा, फिर उसके अगला करेंगे और सुधार, इस प्रकार आपका सुधार होता जाएगा। और एक महीने बाद मैं इतनी स्पीड करवाने लगूंगा कि 20 क्वेश्चन आपको 5 से 7 मिनट के अंदर मैथ के जो आपकी परीक्षा में जिस तरह के आएंगे 5 से 7 मिनट के अंदर करवाऊंगा। चलिए अगला लेते हैं। एक भिन्न का अंश उसके हर का 60% है। ठीक है, भिन्न में आप जानते हैं कि अंश और हर होते हैं, तो ठीक है, एक भिन्न का अंश उसके हर का 60 और हर से दो कम भी है। जो भिन्न का अंश है हर का 60% है और हर से दो कम भी है। तो चलिए यहाँ अंश है मान लेते हैं, ये हर लिख देते हैं, भिन्न अंश बटे हर होती है, तो अंश हर का 60% है और हर से दो कम है, तो हर से दो कम है कौन? भिन्न का अंश उसके हर का 60, तो अंश जो है हर, ये हर मान लेते हैं x, हर का 60%, तो अंश हो जाएगा हर का 60, अभी 60% को मैंने बोला 3/5, तो हर का यानी x का 3/5 यानी अंश हो जाएगा 3x/5, ये चीज हो गई अंश। अब बोल रहा है और हर से दो कम भी है, अंश जो है हर का 60% भी है और हर से दो कम भी है, तो जो अंश है ये हर से दो कम है, मतलब हर में यदि इसको घटा दीजिए, ये 3x/5 को अंश में, हर से दो कम है ना, तो ऐसा आप लिख सकते हैं, इसको लिखना होता है ऐसा भी कर सकते हैं कि हर से दो कम है, यानी हर में दो कम कर दीजिए, हर आपने x माना तो अंश इतना निकल आया 60% के हिसाब से, और हर से दो कम भी है तो हर x है तो x में दो कम कर दीजिए, तो ये जो ये अंश है ये आ जाएगा 3x/5।
अथवा हर में इसको घटा दीजिए, हर में अंश, क्योंकि हर से 2 कम है, मतलब इसको इससे घटा देंगे तो 2 आएगा, दोनों सेम चीज निकलने वाली है। तो इसको अब आप वही करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x माइनस 3x/5 इज इक्वल टू 2 हो गया। अब इसको वो करेंगे तो ये इधर 5 गुणा करेंगे, 5x में 3x कट जाएगा तो 2x/5 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये है कि यहाँ x बाहर छोड़ दीजिए, बाकी इधर उधर ट्रांसफर, 5 इधर भाग है तो इधर गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 5, इधर 2 गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 आ गया। तो ये जो है यही कह रहा है कि और अंश जो है हर से 2 कम भी है, तो ये अंश आपका आ गया, और ये हर है तो हर से 2 कम है, ये यानी हर इससे घटा दीजिए तो जितना कम उतना निकल आएगा, वो 2 के इक्वल है, ये जो कमी है 2 के इक्वल है, इसलिए ऐसा लिख दिया। और फिर इसको आप जानते हैं कि इसको हल करेंगे तो ये इसको हल करेंगे तो x माइनस 3x/5 जो है, x माइनस 3x/5 को यदि आप हल करेंगे, x माइनस 3x/5 इज इक्वल टू 2 आ चुका है, तो आप इसको हल करेंगे तो 5x माइनस 3x, 5x माइनस 3x का मतलब ये 5x माइनस 3x 2x/5 इज इक्वल टू 2। अब फिर इसको इधर गुणा कर देंगे, यही किया गया है, 2 गुणे 5, ये 2 इधर गुणा है तो इधर भाग, और इस प्रकार आपका x इज इक्वल टू 5 आ गया। इस प्रकार आपका तो भिन्न का दशमलव तुल्य बताना है। अभी तो x आया है, x आपने हर माना है, ये 5 आ गया, और फिर यहाँ पर x की वैल्यू 5 आ गई, यानी हर 5 आ गई, तो यहाँ पर 5 रख देंगे तो 3 गुणे 5/5, 3 गुणे 5/5 यानी 3, तो अंश 3 आ गया और हर 5 आ गया। इसका मतलब है कि जो भिन्न है वो 3/5 है, अंश 5, अंश 3 और हर 5, यानी भिन्न 3/5 है। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट पूछ सकते तो वो भिन्न बताइए, तो भिन्न 3/5 होती, लेकिन वहाँ ये पूछ रहा है कि भिन्न का दशमलव तुल्य बताइए, थोड़ा सा और कठिन करने की कोशिश किया है। तो इसको 3 में 5 का भाग देंगे तो 0.6 आएगा, इसलिए ये भिन्न, तो भिन्न का दशमलव तुल्य ये हो जाएगा। भिन्न पूछता है 3/5, अब भिन्न का दशमलव तुल्य ये, इस प्रकार ये आपका आंसर हो गया। अगला है किसी भिन्न के हर में 1 की वृद्धि करने पर 2/5 बन जाती है और हर अंश के 2 गुने से 2 अधिक है। तो अब जरा देखिए, फिर से यहाँ पर अंश मान लेते हैं, अंश और हर। अभी बोल रहा है अंश हर के 2 गुने से, अंश जो है हर के 2 गुने से, तो हर को हम x मान लें, और अंश जो है हर के 2 गुने से एक अधिक है, सॉरी हर अंश के 2 गुने से, तो अंश के 2 गुने से, तो अंश को हम मान लेते हैं x, जिसके बारे में वो बता रहा हो अंश के 2 गुने से, तो अंश को हम मान लेते हैं x, तो हर क्या हो जाएगा, अंश के 2 गुने से, तो अंश का 2 गुना ये से एक अधिक, ये हर है, ये बोल गया आपका हर। तो अब भिन्न x/2x+1 हो जाएगी। मूल भिन्न बताइए, तो मूल भिन्न तो अंश ये हर ये, लेकिन x की वैल्यू निकाल लीजिए और रख दीजिए, तो जो आंसर होगा ये आएगा, तो भिन्न ये है। आप जरा देखिए ये कहाँ से निकलेगी, ये बोल रहा है कि किसी भिन्न के हर में 1 वृद्धि करने पर, तो ये भिन्न हो गई, इसमें अब 1 की वृद्धि कर दीजिए, तो x/2x+1 है, तो यहाँ +1 तो है ही, एक और वृद्धि कर देंगे तो +2 हो जाएगा। और ये पहले तो भिन्न ये थे मूल भिन्न, क्योंकि ये बोल रहा है कि अंश हर के 2 गुने से 1 अधिक है, तो अंश यदि आप मूल भिन्न को मान लीजिए x है, तो हर क्या हो जाएगा 2 गुना इसका 2x से 1 अधिक, यानी 2x+1, तो हर हो गया ये, और इस प्रकार मूल भिन्न ये बन जाएगी। लेकिन इस मूल भिन्न में कहा भी रहा है कि हर में 1 की वृद्धि करने पर, तो इसमें हर अब ये बन गया, तो 1 की वृद्धि कर दीजिए, तो करने पर ये भिन्न जो है 2/5 के तुल्य हो जाती है, यानी 2/5 के बराबर बन जाती है। अब आप इधर तिर्यक गुणा करके और सॉल्व कर लीजिए, ये आसान काम, ये 5x हो गया इज इक्वल टू, इसको इधर गुणा करेंगे तो ये 2 का इसमें भी गुणा होगा, 2 दूना 4x, और प्लस 2 का इसमें भी गुणा होगा, तो 2 दूना 4। अभी 4x को इधर ले जाइए तो हो जाएगा आपका 5x माइनस 4x, यानी x इज इक्वल टू 4। इसको इधर ले जाएंगे तो ये घट जाएगा 5x में, तो 5x माइनस 4x इक्वल टू, इसको 4 को ही रहने देना है, ये हो जाएगा। और इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ पर x की वैल्यू निकल आई, तो अब हम रख देंगे x के स्थान पर 4, और यहाँ पर फिर x रख देंगे, 4 दूना 8, 9। तो इस प्रकार जो मूल भिन्न है वो 4/9 है। और यदि आप
यहाँ पर वैसे चेक करना चाहें प्रश्न से तो बड़े आसानी से, किसमें इसमें हर अंश के 2 गुने से अधिक दिखता है। जरा देखिए, हर अंश के 2 गुने से, तो हर जो है अंश का यहाँ पर दोगुना करेंगे तो 6 आएगा, ये तो ऑलरेडी कम है तो अधिक होने का सवाल नहीं। ये अंश को दोगुना करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ अंश को दोगुना करेंगे तो 2 आएगा। अंश हर के 2 गुने से 1 अधिक है, तो हर अंश के 2 गुने से। अब यहाँ जरा देखिए, ये दो आंसर यदि इस प्रकार से करेंगे तो ये दोनों आंसर फिट होंगे। जरा देखिए, ये तो आपका आंसर निकल चुका है, पर अब मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ कि ये दोनों तो कट गए, क्योंकि हर अंश के 2 गुने से, तो अंश का यदि दोगुना कर देंगे, 3 का दोगुना कर देंगे 6, फिर भी बोल रहा है अच्छा जो है तो हर से अधिक हो गए, लेकिन अभी बोल रहा है कि हर अधिक है, तो ये दोनों तो सही नहीं है। इसमें जरूर है कि अंश का दोगुना कर देंगे, 1 का दोगुना कर देंगे 2, और उससे 1 अधिक है, तो अंश में 1 अभी दोगुना करके 1 जोड़ देंगे 3, तो ये तो हो जाएगा। लेकिन हर में 1 की वृद्धि कर दें, तो हर में हर 1/3, हर 3 है तो 1 की वृद्धि करते 4 हो जाएगा, तो भिन्न 1/4 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि भिन्न 2/5 बन जाती है, तो इसलिए ये भी आपका सही नहीं है। अब जब ऐसा 3 चेक करेंगे तो चौथा आंसर होगा, और चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं। जब देखिए यहाँ पर जो हर है अंश का 2 गुना, 2 गुना यानी 4 दूना 8 और प्लस 1, 2 गुने से 1 अधिक, यानी दोगुना इसका कीजिए और 1 अधिक कर दीजिए, 2 दूना 4 और 1 दुगुना कर देंगे नहीं, 4 दूना 8 हो जाएगा और 1 अधिक कर देगा 9, देखिए हर के इक्वल हो गया। और बोल रहा है तो एक तो ये सही हो गया है, दूसरा बोल रहा है कि हर में 1 की वृद्धि कर दी थी, 9 है तो उसको 10 कर दीजिए, 4/10 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा, 2 दूना 4 और 5 दूना 10, इस प्रकार 2/5 बनी थी। इस प्रकार आपका आंसर ये है। ये आप डायरेक्ट उससे चेक कर सकते हैं, लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कैलकुलेशन फास्ट हो चुका है, तभी सब विधि अपनाइए। पहले आप ये जो बेसिक मेथड है उससे काम कीजिए, क्योंकि बेसिक मेथड ही आपको कहीं गिरने से चाहती है। और मैं ये बेसिक मेथड जो ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन, ये सब 10 से 15 सेकंड में हल होने वाला है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लगने वाला, बस आपको 4 से प्रैक्टिस सेट हो जाना चाहिए और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये जो प्रश्न है आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्न है सब, और अच्छे प्रश्न है, वो सब मैं ले रहा हूँ। चलिए अगला लेता हूँ। ये बोल रहा है कि संतान ने घाते 63 को 16 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। ये भी नंबर सिस्टम का चैप्टर है और इससे संबंधित मैं पूरे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जो पूरा डिटेल में, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ कि संतान ने घाते 63 को 16 से विभाजित करने पर शेषफल क्या है। यहाँ पर इस बार इकाई अंक नहीं पूछ रहा, विभाजित करेंगे तो इकाई अंक नहीं आता है, विभाजित करने पर शेषफल और भागफल आता है। तो भागफल कभी नहीं पूछेगा, हमेशा शेषफल पूछता है। तो शेषफल क्या आएगा। अब आप देखिए कि इसके बेस को, इसका जो आधार है उसको 16 से हमेशा विभाजित कीजिए, भूल जाइए बाकी सब चीज। तो संतान ने घाते 16 छक्का 96, सॉरी 16 छक्का 96 1, तो ये जो शेष फल आया, तो इसको 16 से विभाजित करने पर इसका जो शेष फल आएगा 1 की घाते 63 होगा। शेष फल इतना होगा, 1 की घाते 63 का मतलब है 1 को चाहे जितनी बार गुणा करें। इस प्रकार इसको 16 से विभाजित करने पर आपका आंसर ये 1 आएगा। इस चीज को 16 से विभाजित करेंगे, 16 से विभाजित करने पर शेष फल क्या होगा, इसलिए मैं बता दिया आपको। इसको 16 से जब भी विभाजित करेंगे तो शेषफल 1 आएगा, चाहे संख्या ये बहुत बड़ी होगी। 97 में 63 बार गुणा, 97 का 63 बार गुणा करना है, 1-2 बार नहीं 63 बार। लेकिन जितनी भी बड़ी संख्या आए उसको जब 16 से विभाजित करेंगे तो उसका शेषफल 1 आएगा। और मैंने ये ट्रिक बता दी कि क्या करना है। जो शेषफल यहाँ आए 16 से विभाजित करना, सिर्फ आधार को, घात को भूल जाइए, और फिर जो शेषफल आए उसमें घात लगा दीजिए। तो इस प्रकार आपका ये शेषफल 1 आ जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन भी मुझे उम्मीद हो गया होगा। और ये इसका बोल रहा है कि 867 गुणे 514 गुणे 514 गुणे 342 को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो अब आपको ये सब गुणा करके 13 से विभाजित नहीं करना है, आपको इसको 13 से विभाजित कर लेना है, शेषफल जो आए इसको 13 से विभाजित करना है, शेषफल जो आए इसको 13 से विभाजित करना है, जो शेषफल आए, जो शेषफल आए सबको गुणा कर दीजिए और फिर उसको 13 से एक बार फिर से विभाजित कर दीजिए, जो गुणा शेषफल का गुणा आए। तो चलिए हम सबसे पहले, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको 13 से विभाजित करके आप शेषफल निकाल ले, ऐसा ये निकाल लेंगे, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। और नहीं निकाल पा रहे हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसके बगैर तो आप बच नहीं पाएंगे, इतना तो होना चाहिए। तो 13 से विभाजित करेंगे, 13 छंगा 78, 8 आया और 7 आया, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, शेषफल यहाँ पर 9 आ जाएगा। इसके लिए शेषफल आर यानी रिमाइंडर 9 आ गया। अब इसको 13 से विभाजित करते हैं तो देखते हैं रिमाइंडर यानी शेषफल क्या आएगा। तो 514 को यदि आप 13 से विभाजित करेंगे तो 13 या 39 12, 124 13 नामा 117 7 आएगा शेषफल। भाग करके देख लीजिएगा 13 से, ये 7 आएगा। इसको फिर आप 13 से विभाजित करेंगे
तो 13 दूना 26, 8 आएगा और 2 आएगा, यानी 82, 13 छंग 78, 4 आएगा। तो इनको 13 से विभाजित करने पर शेषफल ये आया। अब ये यहाँ पर ये सब गुणा है तो आप फिर गुणा कर दीजिए, यहाँ पर गुणा है तो गुणा, यहाँ जोड़ है तो जोड़, जो भी हो वही कर दिया कीजिए। तो यहाँ गुणा है सभी संख्याएं, इनको शेषफल में गुणा कर दीजिए। अब 9 सत्ते 63 गुणे 4 252 हो जाएगा। 9 सत्ते 63 गुणे 4 गुणे करेंगे तो फटाफट कैसे होता है ये आना चाहिए, और मैं करवाऊंगा। 252 हो गए। 252 को 13 से विभाजित कर दें तो जो शेषफल आएगा 13 एक कम 13, यहाँ 12 आया, ये 12 आएगा, 122 बन जाएगा। 13 नामा 117, 122 में 17 घट जाएगा तो 5 आएगा। इस प्रकार ये आपका ये जो यहाँ पर लिखा है ये आपका आंसर हो जाएगा 5। तो इस प्रकार ये इसका शेषफल, इसको 13 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आएगा। मुझे उम्मीद है कि ये भी आपके बड़े अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला है 3 घात 132, छोटी संख्या नहीं है। 3 का 132 बार गुणा करना है। 5 बार गुणा करके देख लीजिए, हालत खराब हो जाएगी 10 बार, लेकिन ये तो 132 बार गुणा करना है। इसको 28 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो याद रखिए, अब आप सोचेंगे कि तो भागे नहीं जा रहा तो क्या करें, तो एक बार याद रखिएगा कि इसको 3 की घात 132 है, तो 2-3 बार गुणा करके देखिए, इसके पास जाइएगा। तो 3 का 3 बार यदि गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 27। तो ये 27, अब 27 के पास आ जाए तो जितना उससे कम या ज्यादा है वही शेष उसका हो जाता है। तो यहाँ पर एक कम है माइनस है, तो -1 घात। अब जरा देखिए यहाँ पर 3 की घात 3 ले चुके हैं, तो ये जो है यहाँ पर 3 की घात 3। अब इसको जरा थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ा कठिन क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इसमें थोड़ा सा ऊंचा भी मैं कभी कभी ले करूंगा, ताकि थोड़ा कठिन जाए तो बड़े आराम से बन जाए। तो 3 घाते 132 है, इसको आप लिख सकते हैं 3 घाते 3 गुणे 3 को लिख सकते हैं 34। इसको 3 से विभाजित कर दीजिए, क्योंकि आपने 3 बार 3 ले लिया है तो इसको अलग करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ जो बचेगा 132। आपको मैंने बोला ना कि इसको कुछ कितनी बार लें कि इसके पास आ जाए। 3 गुणे 3 गुणे 3 लेंगे 27 हो जाएगा। चौथी बार ले लेंगे तो 81 हो जाएगा। तो इससे तो दूर चला जाएगा, तो इसके पास आना है, जो विभाजित करना है जिससे। तो 27 लेंगे तो 3 का 3 बार गुणा करना पड़ेगा। 3 का 3 बार गुणा करना पड़ेगा, यानी 3 घाते 3 की सूरत आप बनाइए। हाँ, 3 घाते 3 बनाने के बाद यहाँ पर 3 अगर बना देंगे, 3 से विभाजित करेंगे तो 34 आएगा। तो इस प्रकार 3 ये हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 3 घाते 3 घाते 34 को ऐसा ले सकते हैं घातांक नियम से। मैं घातांक नियम भी लूंगा, उससे भी संबंधित क्वेश्चन लूंगा, लेकिन अभी ये बहुत सिंपल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे बना हो। तो मतलब क्या निकला कि 3 घाते 132 इक्वल टू 3 घाते 3 घाते 34। अब ये 27 हो जाएगा, यही इक्वल ये है। अब 27 घाते 34, जरा देखिए एग्जामिनर ने बड़ी चालाकी से ऐसा पूछ लिया। ऐसा पूछा होता तो भी वही चीज है, ये दोनों क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ये दोनों चीजें इक्वल हैं। अब ये चाहे इसको कहे चाहे इसको कहे कोई कि 28 विभाजित करने पर, तो इसको 28 विभाजित करने पर यहाँ पर एक कम है 28 से, तो ये शेष इसका जो है जबरदस्ती एक बार भाग ले जाइए, आप जबरदस्ती ले जाइए शेषफल निकालने में। 28 एक कम 28, तो ये -1 आएगा। अब यही शेषफल को जो आ गया उसके घाते 34 लगा दीजिए। मैंने बोला ना कि इसको 28 विभाजित करने पर इसमें जबरदस्ती एक बार भाग ले जाइए, -1 शेषफल आ जाएगा। इसको 34 घात लगा दीजिए, तो यही इसका जो शेषफल होगा। तो आप -1 घाते -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे 34 बार करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये जरा ध्यान रखिएगा कि -1 घाते 2 करेंगे तो 1 आएगा, और -1 घाते 3 करेंगे तो -1 आएगा। यानी क्योंकि 3 बार गुणा होगा माइनस माइनस का, तो फिर से माइनस हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि यदि सम घात लगी हो -1 में तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और विषम लगी हो तो -1 होती है। तो यहाँ पर सम संख्या घात लगी, इसलिए इसकी वैल्यू 1 होगी। तो इस प्रकार इसका शेष पर जो आएगा, सॉरी यहाँ पर हाँ ठीक है, इसका जो शेष फल आएगा वो 1 आएगा। और दुर्भाग्य से यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पर वो चीज़ नहीं लिखे है, इसका शेष फल 1 आएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कोई वो लिखी नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। टाइप करने वाले ने गलत टाइप कर दिया, इस प्रकार ये इसका शेष फल 1 होगा। इतना जरूर ध्यान रखिएगा। अब अगला है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपके एग्जाम के लेवल से थोड़ा कठिन भी हो सकता है। ये दोनों क्वेश्चन मैं वो ले रहा हूँ जो आपको मैंने बोला ना कि मैं 1-2 क्वेश्चन आपका जो एग्जाम के लेवल होता है उससे थोड़ा सा कठिन लोगे, ताकि आप उतनी तक प्रैक्टिस करें और आप एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। अभी एक 9 अंकों की एक संख्या है, ये 3 0 1 2 4, 9 अंकों वाली। 1
देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 अंकों वाली एक संख्या है, ये है। ये बोल रहा है कि 9 अंकों वाली संख्या है, इस 24 से विभाजित होती है, तो तो a प्लस बी का अधिकतम मान बताना है, यानी a प्लस बी के कुछ मान आएंगे, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा मान क्या हो सकता है वो बताना है आपको। तो ये a और b अंक है यहाँ इस संख्या में, जैसे कोई भी संख्या लिखी हो, ये सब अंक होते हैं, 3 0 2 7 4, ये सब अंक होते हैं। तो ऐसे इस संख्या में a और b अंक हैं, तो पहले तो इनका मान बताना है और फिर a प्लस बी कर देना है। लेकिन ये शर्त है कि 24 से विभाजित हो। तो मैं ये सब रूल बता चुका हूँ विभाजन का, जैसे कि मैंने बोला कि यदि किसी को लॉन्ग में जाना है तो उसको अच्छे से देखिए, वो हर चीज़ उसमें बताया गया है। पर फिर इसमें बताया 24 से विभाजित करने का रूल होता है, 24 इक्वल टू 3 गुणे 8 होता है। तो जो 3 और 8 से जो संख्या विभाजित हो जाएगी वो 24 से विभाजित हो जाएगी। तो ये संख्या 3 और 8 से, चूंकि हम रूल जानते हैं, बता भी चुके हैं, यदि ये संख्या 3 और 8 से विभाजित होगी तो 24 से विभाजित होगी, और 24 से विभाजित होगी तो ये संख्या 3 और 8 से विभाजित होगी। पर क्वेश्चन दे रहा है 24 से विभाजित होती है, इसका मतलब ये संख्या 3 और 8 से विभाजित होगी, और 3 और 8 से विभाजित होती है तो हम पहले देख लेते हैं कि 8 से विभाजन का रूल। तो हम बता चुके हैं 8 से विभाजन वही संख्या होगी जिसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं। तो यहाँ अंतिम 3 अंक 25b है, 25b, ये b है, ये 6 नहीं है, 25b है। इसको आपको 8 से विभाजित करना है, ये है। 8 से ये संख्या विभाजित हो जाएगी, ये रूल है। 24 से विभाजित होती थी, ये संख्या को 8 से भी विभाजित होना पड़ेगा इस पूरी संख्या को, और इस संख्या को 3 से विभाजित होना पड़ेगा। तो 8 से विभाजन का पहले रूल हम लगा लेते हैं कि 8 से वही संख्या विभाजित होती है जिसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाते हैं। जिसके अंतिम 3 अंक 2 5 और ये b 8 से विभाजित हो जाएंगे तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, ये रूल है। तो 8 त्रिक 24 ये हुआ, इसको हम विभाजित करते हैं, 8 त्रिक 24 और 1। अब यहाँ आप खुद सोचिए कि 8 से कब विभाजित होगी। अब एक यहाँ पर यदि 1 होता तो 1 लेते तो 8 से विभाजित नहीं होती, सिर्फ यहाँ पर 2 होता तो 2 लेते तो भी नहीं, सिर्फ यहाँ 6 होता तभी ये संख्या 8 से विभाजित होती, अन्यथा नहीं हो सकती थी। तो इस प्रकार ये संख्या 8 से, तो कहने का मतलब सबसे पहली बात आपको पता चला कि b इक्वल टू 6 मिल गया, ये चीज हुआ। अब b इक्वल टू जब 6 मिल गया, तब फिर आपको देखना है कि यहाँ तो 6 आ जाएगा, अब बचा a, इसको निकालना। तो आप 3 से विभाजन वाला रूल लगा लेंगे तो a कभी निकल आएगा। 3 से विभाजन का रूल क्या है कि सभी अंकों का योग जो आए वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो चलिए इनका योग करते हैं। 3 0 1 2 4, ए मालूम नहीं तो इसको रखते हैं 2 5, अब यहाँ 6 मान लेंगे क्योंकि बी का मान 6 आ चुका है। इनको योग करें तो 3 अधन 0 0 3 हो जाएगा, 3 1 4 4 2 6 4 10, इसको भी रहने देते हैं, ये मालूम करना है। तो 10 हो गया यहाँ तक, 10 2 12 5 12 5 17, अच्छा 23। तो इसका यदि योग करेंगे आप तो क्या निकल के आएगा, 23 और प्लस ए, ये ए जो लिखा है अभी इसका योग मालूम नहीं, इसलिए हमको ऐसे लगना। अब ये संख्या 3 से विभाजित होती है, तो बताइए ये संख्या 3 से कब विभाजित होगी, जरा बताइए। यहाँ पर क्या रख दें कि ये संख्या फिर जो आए 3 से विभाजित होती है। चलिए देखिए, ए बराबर 1 रखेंगे तो ये 24 बन जाएगी और 3 से विभाजित हो जाएगी, और ए बराबर 4 रखेंगे तो 23 4 27। अब ए बराबर 2 रखेंगे तो 25 बनेगी, ये 3 से विभाजित नहीं होगी। ए बराबर 3 रखेंगे तो ये 26 बनेगी, 3 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इन सबका योग होना चाहिए ना, इन सबका योग 3 से विभाजित होना चाहिए। इन सबका योग का मतलब इनका योग ये आया है। अब यहाँ पर आपको संख्या चेक करना है, तो ए बराबर 1 रखेंगे तो संख्या 23 1 24, ये 3 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे 2 3 रखेंगे तो नहीं होगी, ऐसे 4 रखेंगे तो 23 4 27, और 27 3 से विभाजित होते हैं, मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, इसलिए ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, तो ये होगा। और ए बराबर यदि आप 7 रख दें, 5 अच्छा चेक कर लीजिए कि 5 अच्छा रखेंगे तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, इनका योग 3 से विभाजित नहीं होगा, और इसलिए ये 3 से विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ 7 रखेंगे 23 7 30 हो जाएगा, और 30 3 से 23 जो है तो 3 से विभाजित होता है। अब आप ए इक्वल टू 8 और 9 नहीं रख सकते हैं, 8 और 9 रखेंगे तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 8 रख देंगे तो 31 आ जाएगा, और 9 रखें तो 32 आएगी, और इस प्रकार ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। 10 रख नहीं सकते क्योंकि अंक एक ही रखना है आपको, ऐसा नहीं कि 23 से 10 33 कर दीजिएगा, बोल दिए सब 3 से विभाजित होती है। यहाँ आपको ए रखना, एक अंक रखना है, तो 10 में तो 2 अंक है। तो इस प्रकार आप ए इक्वल टू या तो 1 ले सकते हैं, या तो 4 ले सकते हैं, या तो 7, ए प्लस बी। तो a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर b तो 6 फिक्स हो चुका है कि b की वैल्यू 6 आएगी, लेकिन a की 3 वैल्यू हो सकती हैं। पर आपका क्वेश्चन है कि अधिकतम मान, तो अधिकतम मान जब a की वैल्यू 7 लेंगे तब आएगा। इस प्रकार अधिकतम मान 13 आएगा। यदि आप 1 ले लेंगे तो 7 हो जाएगा, यदि आप 4 ले लेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार नहीं करना है, आपको अधिकतम मान निकालने के लिए 7 करना पड़ेगा, और अधिकतम मान ये होगा। तो आपका ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने 9वां 10वां क्वेश्चन लिए हैं,
ये आपकी परीक्षा एसएससी जीडी में जो आता है उससे थोड़ा ज़्यादा स्टैंडर्ड का है, मतलब कम तो बिल्कुल नहीं है, मतलब यहाँ तक का स्टैंडर्ड इस तरह को मैं हर टॉपिक में जो थोड़ा आपके परीक्षा के स्टैंडर्ड होगा उससे थोड़ा सा उठ के 4 से क्वेश्चन लोगे, ताकि आपको पता रहे कि हमको इस स्टैंडर्ड तक पढ़ना है। आपको कुछ भी अधिक नहीं पढ़ना है, आपको परीक्षा निकलवाना मेरा मकसद है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो 10 क्वेश्चन का आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि 10 क्वेश्चन समझ में आया तो फिर आपका नंबर सिस्टम, ऐसे 2-4 वीडियो आएंगे, पूरा नंबर सिस्टम तैयार हो जाएगा और आपके नंबर सिस्टम से जो 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे वो हर सूरत में आपसे बन जाएंगे। तो चलिए, इस वीडियो को यदि आपने पसंद किया, अच्छा लगा, तो इसको दोस्तों में अपने लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की प्रैक्टिस सेट कभी मिस ना हो और आपकी परीक्षा बड़े आराम से निकल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।